हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महावीर स्मारक बालिका इंटर कॉलेज बंदीपुर अम्बेडकर नगर में। मैं सुमित पाठक सभी अभिभावक एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 9 का सब्जेक्ट विज्ञान पाठ 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का एक नया पाठ, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम जान लें कि ये पदार्थ होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ये पदार्थ होता क्या है, चलिए समझते हैं। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है वह जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। अर्थात कोई भी वस्तु, मान लीजिए ये इस डस्टर की बात अगर हम कर लें, ये डस्टर भी एक क्या है, पदार्थ है। इसे हम कहीं पे रख दें तो ये एक स्थान घेरेगा, तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है वह जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जैसे किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह आदि। अर्थात कहने का मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है वो पदार्थ कहलाती है। अभी इसमें एक शब्द आता है, ये द्रव्यमान। हो सकता है कुछ लोग इस शब्द को भली बात जानते हो कि ये द्रव्यमान होता क्या है, लेकिन कुछ ऐसे छात्र होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि ये द्रव्यमान होता क्या है। तो इसको हमने नीचे बढ़िया से बताया है। चलिए देखते हैं द्रव्यमान क्या होता है। जैसे ये द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान को सबसे पहले हम जान लें कि केजी, किलोग्राम में मापते हैं। इसे हम मापने के लिए केजी का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि कोई वस्तु अंदर से कितनी भरी हुई है। इस द्रव्यमान का मतलब होता है कि कोई वस्तु अंदर से कितनी भरी हुई है और इसे हम किलोग्राम में मापते हैं। और द्रव्यमान की एक खास बात होती है। द्रव्यमान की खास बात क्या होती है कि इसका जो ये द्रव्यमान हर जगह पे क्या होता है, बराबर होता है। जैसे किसी मनुष्य का द्रव्यमान पृथ्वी पे जो होगा वही जाकर के जब वो चंद्रमा पे पहुंचेगा तो भी उसका द्रव्यमान सेम वही रहता है। तो अब हम जान लिए कि ये जो द्रव्यमान है इसका मतलब क्या होता है, ये अच्छी तरीके से हम लोगों को पता चल गया। चलिए अब आते हैं कणों के गुणधर्म के बारे में। पदार्थ क्या होता है, हम जान गए कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। अब इन कणों के क्या गुण होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो कणों के 3 गुणधर्म होते हैं, और वो तीनों कौन कौन से गुणधर्म हैं। नंबर 1 है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी वस्तुएं बनी हुई होती हैं वो पदार्थ से तो मिलकर बनती हैं, लेकिन उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान जरूर होता है। इसे अभी हम उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे और भली भांति अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। दूसरा नियम क्या कहता है कणों के गुणधर्म का, कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब क्या है कि हमेशा चलते रहते हैं। पदार्थ के जो भी कण होते हैं वो भी चलते रहते हैं। अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और तीसरा नियम क्या होगा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने का मतलब है कि अपनी ओर उनको खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कणों के 3 गुणधर्म है। पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान का होना। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम इन तीनों को एक एक करके बारी बारी से इनके बारे में समझेंगे। और जो चलिए शुरू करते हैं। पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब समझते हैं पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान। इसको लेकर के सबसे पहले हम जाने क्या पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये हम पहले ही जान चुके हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो चलिए कणों के बीच रिक्त स्थान के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है। कैसे होता है, चलिए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, एक ले लिया ग्लास, ये ग्लास ले लिया। अभी इस ग्लास में हमने क्या भर दिया, जल। इसको हमने जल से पूरा पानी से इसको भर दिया। चलिए ठीक है, ये मान लीजिए जल हो गया और ये हमारा हो गया ग्लास।
अब हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए ग्लास पूरा पानी से भरा हुआ है और इसमें हम लेते हैं क्या, एक चम्मच। मान लीजिए ये चम्मच हमारा है और इस चम्मच में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक या 1 चम्मच नमक या 2 चम्मच नमक या और चीनी ले लेते हैं। इसको समझने के लिए कणों के बीच रिक्त स्थान होता है कि नहीं होता है, हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं। हमने क्या किया, एक गिलास लिया, गिलास में पूरा पानी भर दिया, जल भर दिया और हमने क्या किया, 1 या 2 चम्मच नमक या चीनी ले ली। अब हम क्या करते हैं, इस या नमक और चीनी को हम इस जल में डाल देते हैं। डालने के बाद हम उसे अच्छी तरीके से मिला देंगे और फिर हम यदि पानी की माप लेते हैं, यदि हम पानी की माप लेंगे तो हमारा ये जो जल होगा वो ना तो ज्यादा होगा और ना ही कम होगा। अरे भाई, हमने नमक और चीनी उसमें डाली है तो अगर उनके बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो ये जल थोड़ा सा ऊपर आया होता, जल को बढ़ना चाहिए। लेकिन जब ये घोल बन जाता है तो हम देखते हैं कि जल की मात्रा जो है ये उतनी ही है, ना कि नमक और चीनी डालने पर बढ़ी है। क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से पता है कि इनके बीच में क्या है, रिक्त स्थान है और उसी रिक्त स्थान में जाकर के ये नमक और चीनी का घोल समाहित हो जाता है, जिसके कारण जल हमारा क्या होता है, अधिक नहीं होता है। तो अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि हमारे क्या है, कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा, चलिए हम समझते हैं कि ये रिक्त स्थान सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, सबसे कम कहाँ होते हैं और मीडियम कहाँ पे होता है। चलिए देखते हैं कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे ज्यादा कहाँ होता है। सबसे कम जो होता है वो ठोस में होता है, सबसे कम रिक्त स्थान ठोस में होता है और ठोस से अधिक रिक्त स्थान द्रव में होता है। द्रव का उदाहरण हमने समझा दिया है आपको। उसके बाद सबसे अधिक जो होता है रिक्त स्थान वो गैसों में होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं तो सबसे कम ठोस में होते हैं, ठोस से अधिक द्रव में होता है और द्रव से अधिक गैस में होता है। चलिए अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या कहता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। मतलब गतिशील का मतलब क्या, वो हमेशा चलते रहते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तो देखते हैं क्या है, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। जी हाँ, होती है। कैसे होती है, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। दूसरा, तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा और तेज हो जाती है। सही है, ऐसा क्यों है। अभी हम देखते हैं पानी को हम अपने घर पे अक्सर क्या करते हैं, गर्म करते हैं और जब गर्म करते हैं तो सबसे पहले हम आग पे जल को रखेंगे तो उस क्या होगा, गैस पे जब रखते हैं तो धीरे धीरे जब उस पानी के कण, उस जल के कण क्या होते हैं, जैसे जैसे उसकी ऊर्जा गति उसमें उष्मा दी जाएगी वैसे वैसे पानी हमारा क्या होता है, उबलने लगता है। अर्थात उसके कण में क्या होती है और गतिज ऊर्जा आ जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या किया जा रहा है, उष्मा का प्रसार, उष्मा दिया जा रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि क्या है, जैसे जैसे हम उसका तापमान बढ़ाएंगे कणों के बीच गति और तेज होती जाएगी। ठीक है, चलिए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, शायद आप लोगों के समझ में आ जाए और अच्छी तरीके से क्लियर भी हो जाएगा। चलिए फिर वही एक एग्जांपल लेते हैं। ग्लास लिया, ग्लास में हमने जल रखा। अच्छा, जल रखा, मान लीजिए किसी चीज से हमने जल डाल दिया इसमें, और जब जल डाल दिया इसमें तब हम क्या देखते हैं कि जल तो जब आप डालोगे तो जल घूमता रहेगा। चलिए मान लेते हैं घूमेगा भाई, उसमें गतिज ऊर्जा है। फिर आप कहोगे कि जल रुक जाता है तो उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। अब उसको हम पता कैसे लगाएंगे, जल को हमने थोड़ी देर छोड़ दिया और देखते हैं जब जल हमारा बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाता है, उसमें कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं होती है, तब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ड्रॉप ले लेंगे। ड्रॉप आप लोगों को पता ही होगा। ठीक, एक छोटा सा हम लोगों ने ले लिया ड्रॉप और उस ड्रॉप में हमने क्या डाल ली, स्याही डाल ली, कोई भी इंक डाल ली। और फिर हम क्या करते हैं, पानी बिल्कुल शांत है, उसमें हमने 1 बूंद या 2 बूंद डाल दिया। डालने के बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो हमने इंक
में इंक डाला फिर भी वो फैल गई, तो इसका मतलब ये सीधा कहता है कि जल में क्या होती है, मतलब किसी भी पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, और अगर यही पानी उबल रहा हो, इसमें ताप की वृद्धि कर दी जाए, ताप दिया जाए, तो क्या होगा, इंक तुरंत ही मिल जाएगी, जैसे आप डालोगे तुरंत पूरे जल में वो फैल जाएगी। लेकिन जब जल हमारा शांत होगा तो क्या होगा, वो इंक जो होगी, वो जो हमने स्याही डाली है, वो धीरे धीरे करके पूरे ग्लास में आ जाएगी। तो हमें पता चल चुका कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो ये जान लें कि कणों की गति किसमें कैसे होती है। कणों की गति कैसी होती है, सबसे कम जो होती है ना वो ठोस में होती है। कणों की गति जो होती है वो सबसे कम ठोस में होती है और द्रव में मध्यम होती है। द्रव की बात कर लें तो द्रव में मध्यम होती है, ना तो ज्यादा तेज होगी और ना ही ज्यादा कम होगी, और सबसे अधिक जो होती है वो गैसों में होती है। कणों की गति सबसे अधिक कहाँ होती है, गैसों में होती है। कणों के गुणधर्म में तीसरा गुणधर्म क्या आता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब होता है कि अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल, चलिए हम देखते हैं कि हमारे कण कैसे होंगे और उनके बीच कैसा आकर्षण बल होगा। सबसे अधिक जो होता है आकर्षण बल वो ठोस में होता है, और उससे कम मध्यम जो होता है वो द्रव में होता है, और सबसे कम गैस में होती है। गैस की बात कर लें तो बिल्कुल क्या होती है, ना के बराबर आकर्षण बल होता है गैस में। ठीक, चलिए देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे इसको। मान लीजिए हम अक्सर घर पे देखते हैं क्या होता है, हमारे घर पे अक्सर ये मान लीजिए ये टोटी है पानी लेने वाली, इस तरीके का नल है। ठीक, अब हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए यहां से पानी निकल रहा है, यहां से जब पानी निकलता है तो हम अपनी अंगुली मान लीजिए इसके बीच में रख देते हैं। यहां पे हमने अंगुली रख दी, जब अंगुली रखी तब हम ये पाते हैं कि कुछ जल क्या होते हैं, हमारी अंगुली के इस तरफ से निकलते हैं और कुछ जल जो है वो इस तरफ से निकलते हैं। अक्सर आप लोग घर पे भी ये क्रियाकलाप कर सकते हैं, देखेंगे कि जल का आधा भाग इधर से और आधा भाग इधर से निकल रहा है, लेकिन जैसे ही हमारी अंगुली का जो भाग जल में था, जैसे ही उसको ये जल पार कर लेता है, क्रॉस करता है, फिर वो नीचे आकर के क्या करता है, एक दूसरे से इस तरीके से मिल जाता है। फिर वे जल क्या होते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, जो कि हमें यह संकेत देता है कि क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। ठीक है, पता चल गया कि अगर क्या है, हमारी नल से पानी निकल रहा है, हमने बीच में हाथ रखा, अंगुली की बात छोड़िए, कहीं से तेज पानी निकल रहा हो आप हाथ रखिए, हाथ रखेंगे, हाथ के दोनों साइड से जल तो निकलेगा, लेकिन फिर क्या होगा, फिर जाकर के वो जल एक दूसरे से आपस में लिपट जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। तो कणों के तीन गुणधर्म थे जिनको हम पढ़ चुके। तीनों क्या थे, पहला था पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, भली भांति आप लोग समझ चुके होंगे। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी इंक वाले उदाहरण से आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया, और किस माध्यम में कैसे क्या होता है वो भी बताया जा चुका है। और तीसरा जो था वो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, ये भी आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पदार्थ की अवस्थाएं पे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। जी हाँ, पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आज तक हमने पढ़ा कितना, 3 ही पढ़ा है। अधिकतर लोग नहीं जानते कि ये 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, लेकिन मैं बताता हूं आप लोगों को कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं, पहला ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्थाएं हैं। ठोस पहला, दूसरा द्रव और तीसरा गैस, जो कि हर कोई जानता है। प्रकाश की 3 अवस्थाएं कौन होती हैं, ठोस, द्रव, गैस होती हैं। ठीक है, लेकिन 5 अवस्थाएं होती हैं। चौथा होता है प्लाज्मा और 5वां होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट।
ठीक है, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। वैसे जो हमारी बुक आई है एनसीईआरटी पैटर्न की, एनसीईआरटी पैटर्न में हम लोगों को सिर्फ 3 ही को पढ़ना है और वही तीनों पढ़ाया जाता है। हमारी बुक में वही 3 है, बाकी 2 को हम अगले वीडियो में बता देंगे जानकारी के लिए आप लोगों को, फिर भी वो आते नहीं हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठोस है, द्रव है और गैस है। इतना दिमाग में रहे कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। 5 अवस्थाओं में हम 3 ही पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस। चलिए इनको हम उदाहरण के माध्यम से, चित्र के माध्यम से बढ़िया से समझते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं से अब हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। हमें एनसीईआरटी पैटर्न में यही तीनों को पढ़ना है, यही 3 दिए गए हैं। तो इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठोस का आकार जो होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। और इसकी विमाएं का मतलब ये, इनकी विमाएं जो होती हैं वो भी क्या होती हैं? निश्चित होती हैं। और ये क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य मतलब होता है कि किसी चीज पर दाब डालकर आकार नहीं बदलना। ठीक है, यदि हम किसी चीज, असंपीड्य का मतलब होता है किसी वस्तु पर, किसी चीज पर दाब डालने के बाद भी उनमें कोई परिवर्तन न होना, वही असंपीड्य का होता है। और उसके बाद इसमें निश्चित आयतन होता है। उदाहरण के लिए ले लें, मान लीजिए मेज, ईंट आदि, ये सब क्या होता है? कठोर होते हैं। जैसे मेज की बात हम कर लें, इसमें हम क्या देखते हैं कि इसका आकार जो है वो निश्चित आकार है। इसकी जो विमाएं हैं वो भी क्या है? निश्चित हैं। ये कठोर भी है, टूटता भी नहीं जल्दी, देख लीजिए। और असंपीड्य मतलब इसे दाब डालने पर, इसे कितना भी दाब डाल लें ये जल्दी क्या होता है? इसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है और इसका आयतन भी निश्चित होता है। और भी है, ठोस में क्या होती हैं? आवाज होती है, वे तन्यता होती है, कई चीजें होती हैं। द्रव की बात हम जान लें कि द्रव क्या होता है? इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। और अनिश्चित विमाएं भी होती हैं। इसमें बहाव होता है। मान लीजिए घर पे हमारे दूध है, दूध को हमने बॉटल में रखा और बॉटल का ढक्कन ऊपर वाला जरा सा ढीला है और बॉटल क्या हो जाता है? गिर जाता है। गिरने के बाद क्या होता है? हम देखते हैं कि बॉटल में रखी चीज, चाहे वो दूध हो, जल हो या कुछ भी हो, वो क्या होती है? फैल जाती है। तो कहने का मतलब द्रव में बहाव होता है, ये कम संपीड्य होते हैं और इसका आयतन भी निश्चित होता है। किसी चीज में रखो तो ये उसी चीज का आकार ले लेती हैं। जैसे उदाहरण के लिए पानी, दूध आदि कई चीजें हैं। गैस के बारे में हम जान लें कि गैस का आकार अनिश्चित आकार, अनिश्चित विमाएं, बहाव, अधिक संपीड्य। ये क्या होता है? अधिक संपीड्य होता है। और इसका अनिश्चित आयतन भी होता है। जैसे ऑक्सीजन और मीथेन। मीथेन एक गैस है जिसका हम क्या करते हैं? जिसका हम कुछ प्रोडक्ट हम अपने घर में गैस के माध्यम से आजकल खाना बनाते हैं और उसमें सिलेंडरों में, घरेलू गैस के जो सिलेंडर होते हैं उनमें मीथेन के कुछ भाग पाए जाते हैं, मीथेन के कुछ अंश पाए जाते हैं। तो गैस क्या होती है? आप लोगों को अच्छी तरीके से पता हो गया कि इसके आकार अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित विमाएं होती हैं, इनमें बहाव होता है, अधिक संपीड्य होते हैं, अनिश्चित आयतन होता है। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं और ये जानेंगे कि अब इसके बाद हम शुरू करते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्थाओं में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, होता है या नहीं होता है। तो हम ये जान लें कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। चलिए हम समझते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है कैसे, किन माध्यमों से होता है। पहला माध्यम है तापमान में बदलाव करके। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि उसके तापमान में हम बदलाव करके। और
हम क्या करें, गैस से ताप हम कम कर दें, गैस से ताप की कमी कर दी जाए तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। और अगर द्रव से हम क्या कर दें, ताप की कमी कर दें तो वह पुनः ठोस के रूप में आ जाएगी। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ठोस में हम जानते हैं कि ये बर्फ का टुकड़ा ले लिया हमने, बर्फ का टुकड़ा, और हम ये जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ क्या होती है, पिघलने शुरू हो जाती है। हमने इसमें थोड़ा सा ताप लगा दिया, ताप का मतलब ऊष्मादेही कर दी, ठीक, ताप लगाया तो हम देखते हैं कि बर्फ पिघल करके किसका रूप ले लेती है, यहाँ लगा दो ग्लास और ये ग्लास जाएगी भर, किससे भर जाएगी, जल से, ठीक है। धीरे धीरे हमने देखा ये द्रव का रूप ले ली और फिर क्या किया, इस द्रव को तो हम अक्सर घर पे गर्म करते हैं, इस जल को हम अक्सर घर पे गर्म करते हैं तो देखते हैं, क्या देखते हैं कि उसमें से भाप निकलती है और भाप को हम कह सकते हैं कि वह क्या है, एक गैस है। जल पे जब हम ताप वृद्धि करते हैं तो वो गैस का आकार ले लेती है, ठीक है। अगर वही बात कर ले, गैस से हम क्या करें, ताप हटा लें, अगर गैस से ताप हम हटा लें तो वो फिर क्या हो जाएगी, द्रव में हो जाएगी। और अगर द्रव से हम ताप को हटा लें तो वो फिर धीरे धीरे बर्फ का रूप धारण कर लेगी। जैसे जब हम जल को अपने घर में फ्रीज होती है, फ्रीज में रखते हैं तो वो क्या करता है, तापमान में कमी करता है, और जब वो तापमान को -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3, -4 पे पूरी रूप से बर्फ जम जाती है, पूरी कठोर बर्फ -4 और -3 डिग्री तक जम जाती है, तो जब वो उस टेम्परेचर पे लेकर के जाता है उसको तो वो बर्फ का रूप ले लेती है, ठीक है। अब हम आते हैं दाब में बदलाव, ठीक है। दाब में बदलाव करके हम क्या करते हैं, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, गैस पे दाब दें, अगर हम गैस पे दाब बढ़ाएं तो वो द्रव का रूप ले लेगी। अगर किसी भी गैस पे हम दाब बढ़ाते हैं तो वो द्रव का रूप लेती है, और अगर द्रव पे हम दाब बढ़ा दिए तो वो क्या होता है, वो ठोस का रूप ले लेती है। तो कहने का सीधा मतलब है कि पदार्थ की अवस्थाओं में हम परिवर्तन कर सकते हैं। किन माध्यमों से कर सकते हैं, पहला माध्यम है कि तापमान में वृद्धि करके, तो तापमान में वृद्धि करके हम ठोस को द्रव बना सकते हैं, द्रव को गैस बना सकते हैं, और तापमान में कमी करके हम गैस को द्रव बना सकते हैं और द्रव को ठोस बना सकते हैं। दूसरा, दाब में परिवर्तन करके, अगर हम दाब में परिवर्तन करें, क्या करें, गैस में हम दाब लगाएं तो वो द्रव बन सकती है, और क्या करें, अगर वही द्रव को हम दाब लगाएं तो वो ठोस का रूप धारण कर सकती है। लेकिन वही दाब अगर हम धीरे धीरे कम करते जाएं तो वो क्या होगी, ठोस द्रव में परिवर्तित और द्रव गैस में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तापमान परिवर्तन के प्रभाव। तापमान परिवर्तन के प्रभाव को हम आपसे मिलेंगे कल, लेकिन मैं सुमित पाठक, महावीर स्मारक बालिका इंटर कॉलेज बंदीपुर अंबेडकर नगर से, जिसके प्रधानाचार्य एवं व्यवस्थापक हैं श्री अवनीश कुमार सोनी, मैं और मेरा पूरा विद्यालय परिवार आप सभी अभिभावक एवं छात्रगणों का हार्दिक स्वागत करता है। और इस लॉकडाउन में हमारे विद्यालय परिवार ने और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है, और अच्छे से कोशिश भी कर रहे हैं कि सभी छात्र छात्राओं तक हमारा वीडियो पहुंचे, देखें और वो अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करें। तो सभी अभिभावक महोदय से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को घर पे इस ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे क्लासेस के बारे में जानकारी दें, और उनके साथ बैठ करके उन्हें, यदि हमसे कोई गलती हुई हो पढ़ाने में तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और उसको ध्यान में रखते हुए आप भी उनका सहयोग दें, सभी छात्र छात्राओं का सहयोग दें और उनको अवगत कराएं, और अच्छी तरीके से, ताकि घर पे बैठ करके उनकी तैयारी पढ़ाई हो सके। धन्यवाद।